तो लीज के बारे में हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बात करी थी, जहां पर हमने समझा कि इक्विपमेंट लीज फाइनेंसिंग होती क्या है एंड साथ ही साथ हमने लीज की जो टाइप्स थी उनके बारे में भी बात की, चाहे वो ऑपरेटिंग लीज थी चाहे फाइनेंस लीज थी, कि क्यों ऑपरेटिंग लीज कहा जाता है, क्यों फाइनेंस लीज कहा जाता है, कौन कौन सी पार्टीज इसमें शामिल होती हैं। साथ के साथ लेवरेज लीज के ऊपर भी हमने बातचीत की थी। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन एंड चैनल पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के भी आप वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं एंड उस वीडियो को गो थ्रू करने के बाद ही इस वीडियो पर आएंगे तो आप ज्यादा बेटर वे में चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो हम ऑलरेडी पहले बात कर रहे थे कि लीज क्या होती है, लेकिन अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको लीज करने की जरूरत पड़ती क्या है। तो हम उन रीजंस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से हमें लीज करनी पड़ती है। तो पहला रीजन यहां पर यह है कि जो पैसा अगर आप बैंक से उधार पर लेते हैं तो उससे आपकी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन अगर आप लीज करते हैं तो आपने बैंक से तो लोन लिया नहीं है, तो आपकी जो बोरोइंग कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस नहीं होती है, आपके पास पैसा अवेलेबल होता है एंड आपकी जिम्मेदारी जो रहती है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी रहती है कि आपको लेसर पर्सन को लीज रेंटल्स पे करने हैं, जो कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह शोकेस होता है। तो अगर टेक्निकलिटी के साथ समझे तो कंपनी की जो डीईआर है यानी कि डेब्ट इक्विटी रेशियो होती है वो रिड्यूस नहीं होती है, यानी कि कंपनी जो है वो अभी और ज्यादा पैसा ले सकती है एंड कंपनी की जो बोरिंग कैपेसिटी है वो स्ट्रेंथन होती है, कंपनी और डेब्ट कैपिटल उठा सकती है। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो फाइनेंस लीज है उसके केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं कि फर्म को जो भी वैल्यू ऑफ एसेट थी जिसको लीज के ऊपर लिया गया, जैसे हमने बात करी कि आपने लीज के ऊपर इस पर्टिकुलर मशीन को ले लिया, तो इस मशीन की जो भी वैल्यू रही होगी, अगर वो फाइनेंस लीज का केस है तो उस वैल्यू को आपको अपनी बैलेंस शीट में शामिल करना पड़ेगा। इसको अपने एसेट्स में शामिल कर लीजिए मशीन को, एंड इसकी वजह से जो आपकी ऑब्लिगेशन बनी है कि आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा, उसको आपको अपनी लायबिलिटी साइड के ऊपर शोकेस करना पड़ेगा अगर वो फाइनेंस लीज का केस है। साथ ही साथ लीज के केस में आपके पास पूरा का पूरा फाइनेंस जो होता है वो अवेलेबल हो जाता है, तो ये इसका सेकंड बेनिफिट बन जाता है। तो अदरवाइज अगर बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक से लोन लेने के केस में आपको मार्जिन मनी जमा करवानी पड़ती है, यू आर टू पे द मार्जिन मनी। लेकिन अगर वहीं पर आप लीज के थ्रू कर रहे हैं तो आपको कोई भी मार्जिन मनी जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी, नो मार्जिन मनी इज टू बी पेड, तो वो भी आपका बचाव वहां पर हो जाता है। थर्ड जो बेनिफिट है कि आपको कन्वीनियंस काफी ज्यादा रहती है। अगर मान लीजिए आप कोई एसेट लेना चाहते हैं एंड आप उसको कम समय के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं एंड आप उसको लीज पर ले लेते हैं तो आपको ज्यादा कन्वीनियंट रहता है एंड साथ के साथ एसेट को एक्वायर करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप लीज के ऊपर लेते हो तो आपको कम यहां पर नुकसान होगा, डेफिनेटली आपको टाइम भी कम लगेगा, राइट, कॉम्प्लिकेशंस कम है। फोर्थ जो बेनिफिट है वो है आपका ऑब्सोल्यूशन का रिस्क जो है वो यहां पर खत्म हो जाता है। ऑब्सोल्यूशन का मतलब है कि वो टेक्नोलॉजी ही अगर ऑब्सोलीट हो गई तो उसके साथ जो रिस्क था, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, वो आपका यहां पर अब रिस्क जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने तो लीज पर लिया। अगर वो टेक्नोलॉजी चली भी गई तो आप दोबारा से लीज ले लीजिए, किसी और पर्सन से लीज पर ले लीजिए, तो आपका जो रिस्क फैक्टर है वो वहां पर खत्म हो जाता है। फिफ्थ जो बेनिफिट हमारे पास यहां पर मिलता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि टैक्स से रिलेटेड आपको बेनिफिट मिलता है। अब यहां पर जो भी लीज रेंटल्स पे किए जाते हैं लेसी के द्वारा लेसर को, उनको एज एक्सपेंस माना जाता है। कौन सा एक्सपेंस माना जाता है? दे आर कंसीडर्ड टू बी एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो डेफिनेटली आप लीज इक्विपमेंट की जो रेंटल पेमेंट्स हैं, आप उसका जो बेनिफिट आपको मिल रहा है उस मशीन से, उस इनफ्लो से उसको मैच कर पाएंगे। इस मशीनरी से मुझे इतना बेनिफिट मिला, उसके ऊपर इतना एक्सपेंड किया, तो मैं ज्यादा बेटर वे में उसको मैच कर पाऊंगा एंड मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये इसका एक और बढ़िया बेनिफिट है। फर्दर बैंक्स के केस में जब आप लोन लेते हैं तो वहां पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कई बार ये टर्म्स एंड कंडीशंस रिस्ट्रिक्टिव होती हैं, आपको रोकती हैं कि आप इस तरह से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, जबकि ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लीज के केस में कम होती हैं अगर हम फाइनेंस से इसको कंपेयर करते हैं। तो यही सब रीजंस है कि आपको लीज को
प्रेफर करना चाहिए? चलिए ये तो समझ लिया कि लीज को प्रेफर क्यों करना चाहिए। अभी समझते हैं कि लीज के मेजर कंटेंट आपके पास क्या क्या रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये एक अग्रीमेंट है। कैसा अग्रीमेंट है? इट्स अ रिटर्न अग्रीमेंट, लिखाई में लिखा गया अग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें एक पार्टी जो है वो लेसर है जो कि ओनर है, दूसरी पार्टी जो है वो लेसी है यानी कि जिसने उस एसेट को इस्तेमाल करना है। इन दोनों पार्टीज के बीच में एक रिटर्न अग्रीमेंट होता है जिसको लीज के नाम से जाना जाता है। एंड जो कोई भी फ्यूचर में होने वाले एक्शंस होंगे, चाहे वो लेसी से रिलेटेड हो या लेसर से रिलेटेड हो, वो पर्टिकुलर इस लीज अग्रीमेंट में मेंशन किए जाते हैं एंड उसके हिसाब से ही आगे जाकर के कार्यकाल किया जाएगा। एंड इस लीज अग्रीमेंट के जो भी यहां पर पायदान है, जो भी आपकी डिफरेंट कंडीशंस हैं, वो डिफरेंट लीज एग्रीमेंट्स के हिसाब से डिफरेंट कंटेंट्स यहां पर इस लीज अग्रीमेंट के हो सकते हैं। ज्यादातर चीजें जो इसमें लीज अग्रीमेंट में शामिल की जाती हैं उनके बारे में यहां पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज होती है वो होता है कि लेसर लेसी के जो पर्टिकुलर्स हैं वो यहां पर शामिल किए जाते हैं, यानी कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है उनके पर्टिकुलर्स। फिर जिस एसेट को यहां पर लीज पर दिया जा रहा है उस एसेट के रिलेटेड सारी जानकारी यहां पर लिख ली जाती है। इसके अलावा इक्विपमेंट की डिलीवरी कब की जाएगी, कैसे की जाएगी एंड उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में जो कोई भी जानकारी होती है वो मेंशन होती है। साथ ही साथ प्राइमरी पीरियड मतलब जब आपकी लीज यहां पर की गई तो सबसे पहले कितने टाइम के लिए लीज यहां पर दी जा रही है, साथ ही साथ उसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी, उसकी रिन्यूअल की कंडीशंस क्या होंगी, वो यहां पर मेंशन की जाती हैं। फर्दर आपको अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना है तो वो भी क्लोज यहां पर पहले ही मेंशन की जाएगी कि आपको कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। इसमें लीज रेंटल यानी कि जो पैसा यहां पर लेसी ने पे करना है वो लीज रेंटल कितना रहने वाला है एंड पेमेंट की डिफरेंट टर्म्स क्या होने वाली हैं। अगर फाइनेंस लीज है तो ट्रांसफरेबिलिटी अगर होगी तो उसकी क्या कंडीशंस होने वाली हैं वो भी इसमें मेंशन की जाएंगी। अगर आपके एसेट को कोई रख रखाव का खर्चा करना पड़ता है यानी कि रिपेयर से रिलेटेड या रेनोवेशन से रिलेटेड को खर्चा करना पड़ता है तो वो कौन पे करेगा, कैसे पे किया जाएगा। एंड अगर यहां पर इंश्योरेंस करवानी पड़ती है या गवर्नमेंट की अगर कोई ड्यूटी पे करनी है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई खर्चा लगा दिया है तो उनकी पेमेंट कौन करेगा, उसके रिलेटेड भी क्लॉज लिख ली जाती है। इसी तरह से क्या इस एसेट को आगे लीज पर दिया जा सकता है, ए पर्सन ने बी पर्सन से लीज पर ले लिया, बी पर्सन सी को लीज पर दे सकता है, सब लीज दे सकता है, अलाउड है कि नहीं है, या फिर रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं वो भी इसमें मेंशन की जाती हैं। इसके अलावा अगर सरेंडर करना है यानी कि आपने एसेट को वापस करना है टाइम से पहले, प्राइमरी पीरियड से पहले, तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, टर्मिनेशन कैसे होगी। अगर किसी तरह का डिफॉल्ट किया जाता है यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं माना गया तो पेनल्टी क्या होगी एंड आर्बिट्रेशन यानी कि कानूनी कार्रवाई जो है वो किस हिसाब से की जाएगी, वो सब चीजें यहां पर मेंशन रहती हैं। तो ये आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस बन जाती हैं लीज अग्रीमेंट को लेकर के। तो लीज एक रिटर्न अग्रीमेंट है लेसर लेसी के बीच में, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस का जो मैटर होगा वो लीज टू लीज यहां पर मैटर करेगा। अब हम यहां पर बात करते हैं कि आपके पास लीजिंग के लीगल एस्पेक्ट क्या होते हैं। लीज की जो डेफिनेशन है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रोवाइड करी गई है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में प्रोवाइड करी गई है। अब इनके अकॉर्डिंग जो ऑब्लिगेशंस लेसर लेसी की हैं वो बेलर बेली के साथ मैच की गई हैं। एज सच इनकी डेफिनेशन नहीं है लेसर लेसी की। ऑब्लिगेशंस जो बेलर बेली की रहती हैं, बेलर पर्टिकुलरली वो पर्सन रहता है जो अपने सामान को दूसरे पर्सन के पास पोजेशन में दे देता है, लेकिन ऑनरशिप बेलर की रहती है। वही गाइडलाइंस यहां पर लेसर लेसी की रहने वाली हैं अनलेस स्पेसिफिकली कोई चीज लीज अग्रीमेंट में मेंशन की जाती है। यानी कि अगर लीज अग्रीमेंट में अलग से चीज मेंशन कर दी गई तो वहां पर उस चीज को माना जाएगा। अदरवाइज व्हाटसोएवर वी डू रीड फॉर बेलर बेली वो चीजें यहां पर एप्लीकेबल रहेंगी। जीएसटी का क्या इंपैक्ट होता है लीज के ऊपर उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो सेक्शन 7 है सीजीएसटी एक्ट का, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी का एक्ट है आपके पास, सेक्शन 7 है, वहां पर सप्लाई में सब तरह की चीजें कवर की गई, चाहे सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, रेंटल, सब चीजों को बीच में कवर किया गया है। तो लीज को भी
सप्लाई के स्कोप में कवर किया गया है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। एंड ये जो जीएसटी एक्ट है ये ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंसिंग लीज में डिफरेंशिएशन नहीं करता है, काइंडली ध्यान में रखिएगा। अगर हम जीएसटी रेट की बात करते हैं लीज ट्रांजैक्शंस के ऊपर क्या रहेंगे, तो अगर केस बन जाता है हमारे पास इंडस्ट्रियल प्लॉट जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस ने प्रोवाइड किए गए हैं, या फिर जो अंडरटेकिंग एग्रो मशीनरी के लिए वैकेंट लैंड दी गई है, उनके ऊपर कोई भी जीएसटी यहां पर चार्ज नहीं होगा। नो जीएसटी ऑन दोज केसेस। लेकिन बाकी सब चीजें, बाकी जो सर्विसेज है उनके ऊपर सेम जीएसटी चार्जेस लगेंगे जैसे बाकियों के ऊपर लगते हैं। काइंडली इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर इनकम टैक्स की इंप्लीकेशंस की बात करें तो ये जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं ये भी डिफरेंशिएट नहीं करते हैं फाइनेंस लीज के बीच में एंड ऑपरेटिंग लीज के बीच में। लीज ट्रांजैक्शन के केस में जो लेसर पर्सन है यानी कि जिसके पास ओनरशिप है वो यहां पर एलिजिबल है कि वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसके पास ओनरशिप है, उसकी बुक्स में वो पर्टिकुलर एसेट है, तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है अपने एसेट के ऊपर, क्योंकि उसी का अपना हक है उस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर। एंड अगर हम बात करते हैं सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शंस के केस में, तो इनकम टैक्स रूल्स यहां पर परमिट करते हैं। जैसे मान लीजिए ए पर्सन लेसर था, उसने एंड में जाकर के इस एसेट को सेल कर दिया है पर्सन बी को, एंड इस पर्सन बी को जिस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर सेल किया गया, लेट्स से केस इसकी वैल्यू पहले 1 लाख की या 1 करोड़ की थी, बाद में इस एसेट को 10 लाख में सिर्फ और सिर्फ आफ्टर द लीज पीरियड, प्राइमरी पीरियड पर्सन बी को सेल कर दिया गया है, तो पर्सन बी इस 10 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन को चार्ज कर सकता है। वो चीज अलाउड है। एंड जो भी लीज रेंटल्स यहां पर लेसी पे कर रहा है वो सारे के सारे लीज रेंटल्स यहां पर ये अपनी इनकम में से एक्सपेंसेस के तौर पर काउंट कर सकता है। एंड जो भी लीज रेंटल्स यहां पर रिसीव होंगे लेसर के पास, वो इसको अपनी इनकम में काउंट करने पड़ेंगे। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा एंड आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। एंड इससे रिलेटेड अगर आप और डिटेल वीडियो चाहते हैं तो वो हमारे कोर्स में फुल फ्लेज अवेलेबल है, जिसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा रहेगा, क्या डिसीजन होना चाहिए, वो सब चीजें हमने उसमें इन डिटेल बता रखी हैं। तो वो स्कोप में वो सब चीजें कवर्ड रहेंगी। तो काइंडली फटाफट से आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। उसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, jaiib.learningsessions.in के ऊपर मिल जाएगी। तो आप फटाफट से वहां पर जाइएगा, विजिट कीजिएगा एंड साइन अप कीजिएगा। तब तक के लिए हम मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। एंड फर्दर ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ JIB CIB. Thank you so much and see you again in the next video.